हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम इन दोज ईयर्स ऑफ लैंटर्न लाइट के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। वांग जी अपने रूम में था और बेड के एक साइड पर बैठा हुआ था। उसकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट थी और वो अपने सामने जो चाइनीज टेक्स्ट बुक थी ना उसे रीड कर रहा था। और उस बुक में जो वर्ड्स लिखे थे वो बिल्कुल क्लियर थे और उसकी जो हैंडराइटिंग थी वो भी काफ़ी क्लियर थी। लेकिन इस सब के बावजूद कोई भी चीज़ उसे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सॉफ्ट ग्लांसेस, वो सॉफ्ट नज़रें, जिस नज़रों से वो वेवूशियन को स्कूल में देखा करता था, जब उसका हाथ वेवूशियन के हाथ से टकराया था, जब वो उन दोनों ने एक साथ अम्ब्रेला शेयर किया था और जब एक रात उन्होंने फ़ोन पर बात करी थी और वेवूशियन की हंसी, ये सारी बातें जो थी ना वो वांगजी के कानों में ना गूंज रही थी। वांगजी ने बुक को क्लोज कर दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि कोई चीज़ उसे समझ में नहीं आ रही है और कहीं न कहीं उसके दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी। तभी अचानक से किसी ने उसके घर के डोर पर ना नॉक किया और वो नॉक बहुत ही जानी-पहचानी थी। धीरे-धीरे वांगजी इस चीज़ को अच्छे से सीख रहा था। वांगजी ने डोर को ओपन किया और जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था, वेवूशियन वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो काफ़ी एक्साइटेड था। उसके हाथ में 2 पुरानी पोएट्री बुक्स थी और उसके फेस पर ना एक बहुत ही क्यूट सी स्माइल थी। उसने कहा, "लान वांगजी, मैं तुम्हारे लिए ना ये पोएट्री बुक्स लेकर के आया हूँ रीड करने के लिए। मुझे पता है कि सिलेबस में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि तुम चाइनीज़ ट्यूशन को पढ़ते-पढ़ते ना बोर हो जाओगे, तो इससे अच्छा है कि तुम इन्हें भी पढ़ लो।" ये सुनकर वांगजी बोलता है, "वे वुशियन, तुम्हें पता है ना कि मुझे ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है।" और वांगजी दरवाजे से हट गया ताकि वे वुशियन अंदर आ सके। ये सारा सेटअप जो था ना वो वे वुशियन के द्वारा अरेंज किया गया था और उसने खुद से ही वांगजी से कहा था कि वो उसके घर पर आएगा और वांगजी मना भी नहीं कर सका था। जैसे ही विभूषण को पता चला था कि वांगजी अपने घर में अकेला रहता था, तो उसके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होने लगते हैं कि अकेले रहने में कैसा फील होता है और कैसे वांगजी अपने घर को क्लीन रखता है और अगर वांगजी का किसी से बात करने का मन है तो उस वक्त वो क्या करता है। क्या इतनी ज़्यादा साइलेंस बहुत ज़्यादा नहीं था। और फाइनली वे वुशियन यहाँ पे आ गया था इस बात को बोल करके कि वो वांगजी को ट्यूशन देगा, जबकि वे वुशियन को अच्छे से पता था कि वांगजी को इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, वे वुशियन वो बंदा, वो स्टूडेंट जो कि क्लासेस में ज़्यादातर वक्त सोता ही रहता था, हालांकि उसकी पढ़ाई में उसके नंबर ठीक ठाक आते थे, वो कह रहा था कि वो वांगजी को पढ़ाई में हेल्प करेगा। विभूषण कहता है, मुझे पता है। और इसके बाद वो जो ज़मीन थी ना उस पर बैठ गया, जैसे लगा कि ये उसका सेकंड होम था। विभूषण कहता है, मुझे पता है वांगजी, तुम चाइनीज़ में टॉप पर हो और जियांग ली से सेकंड पर आते हो और तुम ही वो पर्सन हो जो एक्चुअली में फुट नोट्स पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है। वांगजी भी वेबुशियन के बगल में ना बहुत ही केयरफुली बैठ गया और बोला, तो फिर क्या पॉइंट है। वो बहुत ही ना काम वे में वेबुशियन से ये सारी चीज़ें पूछ रहा था। हालांकि ये सारा अरेंजमेंट जो उसने किया था वो काफ़ी कंफर्टेबल था, लेकिन उसके घर में एक लड़का और कोई और नहीं, वांगजी का दिल ऑलरेडी बहुत तेज तेज धड़क रहा था। विभूषण ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और इस तरीके से हजार बुक भी वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, वो हीट एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी जो विभूषण की बात सुन करके वांगजी ने महसूस करी थी। उसके गाल बिल्कुल हॉट हो जाते हैं। बुक जो रखी हुई थी ना उसके बारे में तो
वो दोनों भूल ही गए थे। विभूषण ने उस गेस्ट रूम की तरफ देखा जो कि वांगजी अब यूज करता था। वो काफी वहाँ काफी शांति थी और ये लानकुरन के जो फ्रेंड थे ना, उन्होंने उन स्टूडेंट्स और गेस्ट को ये प्लेस देने का डिसाइड किया था और देते थे जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आते थे। एक सिंगल शेल्फ पर सारी बुक्स अरेंज थी। ब्लैंकेट को बहुत अच्छे से फोल्ड करके रखा हुआ था। मतलब वांगजी का जो रूम था ना, वो काफी क्लीन था और हर चीज जहाँ पर होनी चाहिए थी वहीं पर थी। विभूषण तभी धीरे से कहता है, वांगजी क्या तुम्हें यहाँ पे अकेलापन नहीं फील होता है? तो वांगजी ने इस चीज का कोई आंसर नहीं दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कैसे ये बात बोले कि हाँ, हमेशा ही उसे यहाँ पर अकेलापन फील होता है। और उससे भी पहले जब वो यहाँ आया था, ऐसा कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर वांगजी बिलोंग करता हो, जहाँ पर उसे एक्सेप्ट किया गया हो जैसा वो है। वांगजी चाहता था कि वो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए, ना कि एक नॉर्मल बॉय की तरह जिसका वो नाटक करता था होने का। वांगजी और वेबुशियन ने टेक्स्ट बुक में पोयम को रीड करना शुरू किया। वेबुशियन की वॉइस वांगजी के कानों में गूंज रही थी एक सॉन्ग की तरह, लेकिन वांगजी का ध्यान वर्ड्स की तरफ नहीं था। वो सिर्फ वेबुशियन की बातें सुन रहा था। तभी वेबुशियन एक लाइन पर आकर रुक गया। वो बोला, वांगजी तुम्हें पता है ये लाइन का मतलब है लॉन्गिंग, मतलब किसी का इंतजार करना, अनकहे वर्ड्स, एक ऐसा पर्सन जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, भले ही तुम ऐसे प्रिटेंड करो कि वो जा चुके हैं। ये सुनते ही वांगजी ने वेवुशियन की तरफ देखा। वेवुशियन बुक की ओर ना देख करके वांगजी की ओर देख रहा था। उन दोनों के बीच में बिल्कुल साइलेंस छा गया था। वेवुशियन उसको शादी बताने की कोशिश कर रहा था कि वो एक ऐसा पर्सन है जो वांगजी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, भले वांगजी उसे भूल जाए। तभी वांगजी ने अपने थ्रोट को क्लियर करते हुए अपनी नज़रों को दूसरी तरफ किया और कहा, वेवुशियन क्या तुम्हें पानी चाहिए? तो वेवुशियन ने जल्दी से कहा, हाँ। उसकी आवाज़ ना थोड़ी सी हैवी हो गई थी। किचन में वांगजी ने 2 ग्लासेस को वॉश किया, उसमें कोल्ड वाटर को पोर किया और उसने खुद से कहा, ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेबुशियान तो सभी से ऐसे ही बातें करता है। वांगजी तुम ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। लेकिन जब वांगजी वापस आया तो बेबुशियान वांगजी की एक नोटबुक को ना इधर-उधर उलट-पलट के देख रहा था, जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था, जिसमें वांगजी की पोएम्स लिखी हुई थी। वांगजी अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज हो गया। वेबुशिया ने जब ऊपर नजर करके देखा तो उसे लगा कि उसे चोरी करते हुए पकड़ा गया है एक ऐसी चीज की जिसे करना मना था, लेकिन उसे कोई शर्म नहीं थी। उसने एक पेज को टैप करते हुए कहा, जेंटल वे में, वांगजी क्या ये तुम्हारी बुक है? तो वांगजी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वेबुशियन ने सॉफ्टवेयर में कहा, ये ब्यूटीफुल है, ये पोयम ब्यूटीफुल है और ये किसी के बारे में है ना? और अभी भी वांगजी ने कुछ नहीं कहा और वेबुशियन उसे ना पुश भी नहीं कर रहा था कि वो उसे जवाब दे। उसने उस नोटबुक को क्लोज किया बहुत ही जेंटल वे में और वो उसे नीचे रखने ही वाला था। तभी वो कहता है, वांगजी तुम्हें मुझसे कहने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने वांगजी के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। वांगजी को इस चीज़ का एहसास हुआ। उसने जल्दी से ग्लासेस को साइड में रखा और जल्दी से उसने उस बुक को वेबुशियन के हाथ से लिया और उसे जल्दी से वापस रख दिया। हालांकि वेबुशियन वांगजी की ओर देख रहा था लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल शांत भाव में था। इसके बाद वो दोनों फ्लोर पर बैठे रहे और उनके शोल्डर्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज बैठे हुए थे। वेबुशियन ने एक पोयम की बुक निकाली जो कि वो अपने साथ लाया था। उसे धीरे से कहा, वांगजी ये मेरी फेवरेट है और
वो धीरे धीरे सारी लाइनों को पढ़ रहा था। विभूषण लाइन को पढ़ता है, ये एक दिल है, कोई पत्थर या ईंटा नहीं। क्यों क्यों इसे इतने दर्द से गुजरना पड़ रहा है? हम हजार बार रोएंगे, लेकिन क्यों हमें कोई इतना तकलीफ दे रहा है? वांगजी जानता था कि वे वुशियान पोयम के बारे में नहीं बात कर रहा था, वो वांगजी के बारे में बात कर रहा था। वांगजी से इनडायरेक्टली पूछ रहा था कि क्या ये सफोकेशन है उसके लिए, क्या वो हर्ट है। वांगजी के पास कोई शब्द नहीं था उस तकलीफ को बयान करने का जो वो अपने दिल में महसूस कर रहा था, और उसने जल्दी में कोई आंसर नहीं दिया। लेकिन उस साइलेंस में वांगजी को अपने दिल में कुछ चेंज होता हुआ महसूस हुआ। एक तकलीफ जो वो और वे वुशियान एक साथ और एक जैसी महसूस कर रहे थे। उस शाम वे वुशियान वांगजी के साथ तय समय से भी ज्यादा देर के लिए रुका, और जैसे ही वो जाने लगा और दरवाजे पर पहुंचा ही था, वो पीछे की ओर मुड़ा और बोला, लान वांगजी, मैं खुश हूँ कि तुमने उस स्कूल को छोड़ दिया जहाँ पर सब गॉसिप्स करते थे। अगर ऐसा ना होता तो शायद हम कभी मिलते भी नहीं। ऐसा लगता है कि ये हमारी डेस्टिनी थी, और मैं काफी खुश हूँ तुमसे मिल करके। वांगची को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एवोशन की बात को कैसे रिस्पॉन्स करे। उसने बस अपना सिर हाँ में हिलाया। हालांकि वो अपने दिल को ना कसकर प्रेस करना चाहता, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। एवोशन के जाने के बाद वांगजी ने उस पेज को ओपन किया जो वेवुशियान ने फोल्ड कर दिया था। वेवुशियान ने उसके नीचे बस एक लाइन लिखी थी, जिसमें लिखा था, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। भांगजी मन में बोलता है, बनी, तुम ना किसी दिन मेरी डेथ का कारण बनोगे।